हेलो स्टूडेंट, भगवती शिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आपका जो पाठ्यक्रम है और आपका जो विषय है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके अंतर्गत कल एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। दोबारा से हम थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड की जो जनक थे वो कौन थे? विलियम वुंड। और विलियम वुंड को एक्सपेरिमेंटल मेथड का जनक क्यों माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम 1879 में लिप्जिंग में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी और प्रयोगों के माध्यम से मानव व्यवहार के अध्ययन, मानव व्यवहार को जानने का अध्ययन किया कि मानव व्यवहार को एक निश्चित कंडीशन में रखकर, नियंत्रित दशाओं में रखकर जांचा जा सकता है, परखा जा सकता है। तो प्रयोगात्मक विधि भी यही कहती है कि नियंत्रित परिस्थितियों में, कल मैंने आपको बताया भी था कि भाई कि जो विभिन्न चर होते हैं, चरों के बारे में हमने चर्चा की कि 3 तरह के चर बताए थे। पहला है स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर और तीसरा चर बताया था मध्यवर्ती या नियंत्रित चर। तो स्वतंत्र चर यानी कि ऐसा चर जो स्वतंत्र होता है। हमने कल एक प्रयोग भी किया था और उसमें जाना था, प्रयोग के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी कि एक सीखने की गति पर पुरस्कार का प्रभाव का अध्ययन कैसे किया जाता है। एक दूसरा उदाहरण है कि व्यक्ति के ध्यान पर नशीले पदार्थों का अध्ययन करना है। व्यक्ति के ध्यान पर नशीले पदार्थों का अध्ययन करना, ये एक समस्या है, ये एक समस्या हमारे सामने है। तो इसमें जो चर होगा, स्वतंत्र चर कौन सा होगा? नशीले पदार्थ होंगे, क्योंकि नशीले पदार्थ, व्यक्ति के ध्यान पर नशीले पदार्थों का अध्ययन करना है क्योंकि स्वतंत्र है नशीले पदार्थ, और नशीले पदार्थों का अध्ययन करना है या नशीले पदार्थों का प्रभाव, व्यक्ति के ध्यान पर नशीले पदार्थों का अध्ययन, प्रभाव का अध्ययन, व्यक्ति के ध्यान पर नशीले पदार्थों के प्रभाव का अध्ययन हमको करना है। तो नशीले पदार्थों के प्रभाव यानी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उनके ध्यान पर यानी उनकी अटेंशन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन हमें करना है। तो नशीले पदार्थ क्या हो गई? नशीले पदार्थ हो गए स्वतंत्र चर हो गए। क्या हो गए भाई? स्वतंत्र चर, नशीले पदार्थ हो गए। और ध्यान का मतलब अटेंशन। ध्यान का मतलब क्या है? अटेंशन। तो नशीले पदार्थों का जो ध्यान पर है, जो प्रभाव है, वो क्या पड़ेगा? तो अटेंशन इसमें क्या हुआ भाई? ध्यान क्या हुआ? ध्यान हो गया आश्रित चर, क्योंकि ये निर्भर है किस पर? नशीले पदार्थों पर। तो आप और मध्यवर्ती, इसमें मैंने बताया था आपको कि भाई इस तरह की व्यक्ति की आयु है, उसका लिंग है और भी कई सारी बातें इसमें शामिल हो सकती हैं। तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती चर के अंतर्गत शामिल करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसके स्टेप्स पर कि इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, किस किस तरह से इसमें प्रयोगात्मक जो विधि है उसमें कौन कौन से चरण शामिल हैं, किस किस तरह से ये विधि आगे बढ़ती है। तो सबसे पहली बात आती है अध्ययन क्षेत्र का स्पष्ट बोध। अध्ययन क्षेत्र का स्पष्ट बोध यानी समस्या का चुनाव, उसको हम समस्या का चुनाव भी कह सकते हैं। कोई ना कोई
समस्या का चुनाव करना पड़ता है प्रयोगकर्ता को। प्रयोगकर्ता समस्या का चुनाव करेगा और उसके बाद वह अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएगा। समस्या उसके सामने होनी चाहिए। तो इसमें जो समस्या है, मैंने यहाँ भी एक उदाहरण आपको दिया कि कोई भी व्यक्ति हो जाए, बच्चे भी हो सकते हैं, किसी भी आयु के बच्चों को रख सकता है, छात्रों को रख सकता है, किसी भी आयु वर्ग के छात्रों को एक अपना क्राइटेरिया वो फिक्स कर लेता है कि भाई मुझे इतने आयु के इस स्तर के बच्चों को या व्यक्तियों को मुझे शामिल करना है और उसका अध्ययन करना है। तो उसके सामने एक समस्या है कि भाई इस समस्या को मैं लेकर चलूंगा और उसका अध्ययन मैं करूंगा। तो निश्चित रूप से एक समस्या उसके सामने होनी चाहिए। अध्ययन क्षेत्र का स्पष्ट बोध उसको होना चाहिए कि मैं इस समस्या को लेकर चलूंगा और इसका अध्ययन मुझे करना है, तभी तो उपयोग कर पाएगा। प्रयोगशाला में भी कोई प्रयोग किया जाता है तो कुछ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, उसके आधार पर उन प्रयोगों को आगे बढ़ाया जाता है। इसीलिए यहाँ भी प्रयोग किए जा रहे हैं, एक परिस्थिति का डेवलपमेंट किया जा रहा है, एक परिस्थिति बनाई जा रही है, उसके आधार पर इन प्रयोगों को आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद बात उपकल्पनाओं की भी आई कि उपकल्पनाओं का निर्माण, उपकल्पनाओं को हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। और वो होता है कि परिणाम जो आएंगे उससे पहले एक अनुमान लगा लेना, परिणामों का पूर्व अनुमान लगा लेने को ही क्या कहते हैं? उपकल्पनाएं या हाइपोथेसिस कहा जाता है। कि प्रयोग करने से पूर्व उसके बारे में एक अनुमान लगा लिया जाता है, निष्कर्षों के बारे में कि इस तरह के परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं, इस तरह का एक जो निष्कर्ष है वो निकल सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाई उपकल्पनाएं कहते हैं। उसके बाद बात आती है परीक्षण की दशाओं का नियंत्रण। परीक्षण की दशाओं का नियंत्रण, तो इसमें क्या होगा कि मानव के किसी व्यवहार के अनेक कारक तत्व होंगे, इन्हें विज्ञान की भाषा में चर कहते हैं, जिनकी मैंने बात अभी आपसे की है। किसी एक उपकल्पना में केवल एक कारक को लिया जाता है, इसलिए उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए दूसरे कारकों पर नियंत्रण किया जाता है। यह वह कैसे करेगा, इसकी पूरी योजना जो प्रयोग करता है वो बना लेता है। तो परीक्षण की दशाओं का नियंत्रण यानी कि चरों को शामिल करते हुए किस किस तरह से वो अपने स्टेप को आगे बढ़ाएगा, इसमें वो चीजें शामिल होती हैं। उसके बाद परीक्षण अभिकल्प का चयन है, डिजाइन, यानी वो प्रयोग की डिजाइन निर्धारित कर लेता है कि भाई इस डिजाइन के आधार पर मुझे अपने प्रयोग को आगे बढ़ाना है, और वो अपने प्रयोग को करता हुआ चला जाता है। उसके बाद उपकल्पनाओं का परीक्षण, इसके लिए कल भी बात आई थी, जो डाटा कलेक्शन करना, यानी कि सैंपल लेना, डाटा कलेक्शन करना, और डाटा कलेक्शन करने के बाद उन चीजों का निरीक्षण करने के बाद उनका परीक्षण करना और उसको एनालिसिस करना, इस आधार पर वह अपने प्रयोग को आगे बढ़ाता है। परीक्षण परिणामों का लेखन, जो परीक्षण के जो डाटा कलेक्ट करता है, डाटा को जो कलेक्ट करता है, उसके बाद जो चीजें उसके सामने आती जाती हैं, प्रयोग की जो चीजें उसके सामने आती जाती हैं, वो उन चीजों को लेखबद्ध करता जाता है, लिखता हुआ चला जाता है। और लेखन के बाद उसके सामने पूरा का पूरा एक खाका उस प्रयोग का तैयार हो जाता है। फिर वो क्या करेगा? सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष निष्पादन। सामान्यीकरण यानी कि जो निष्कर्ष आए, माना कि उसने ये निष्कर्ष प्राप्त किया कि नशीले पदार्थों का जो प्रभाव है वो व्यक्तियों पर गलत पड़ता है। एक निष्कर्ष निकल के आया कि भाई अगर नशीले पदार्थों का प्रयोग व्यक्ति करता है तो उसका ध्यान डाइवर्ट होता है, उसका ध्यान जो भी है उसके ध्यान पर जो प्रभाव पड़ता है, तो उसको सामान्यीकरण कर सकता है, यानी कि उसको पूरे के पूरे एक समुदाय विशेष जनसंख्या पर उसको प्रत्यारोपित किया जा सकता है। कि हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर व्यक्ति इस तरह के पदार्थों का प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से उसका जो अटेंशन है या उसका ध्यान है वो प्रभावित हो सकता है। तो इस तरह से जो इसके पद हैं वो चलते हैं आगे, इस तरह से प्रयोग आगे बढ़ता है और इस तरह से
इस प्रयोग को करते हुए जो प्रयोग करता है वो अपनी निष्कर्ष निकाल लेता है और अपने प्रयोग को सफल बनाता है। अब हम बात करेंगे इसके गुणों की कि इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, कौन कौन से गुण हैं प्रयोगात्मक विधि के। तो प्रयोगात्मक विधि का सबसे पहला गुण है भाई कि ये एक वैज्ञानिक विधि। कैसी विधि है? वैज्ञानिक विधि है। तो वैज्ञानिक विधि कौन सी होती है? वैज्ञानिक विधि वह होती है जिसमें प्रयोग किए जा सकते हैं और इसमें विधि में प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग एक वातावरण बनाया जाता है, कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया जाता है, लाइक ए लेबोरेटरी की तरह ही इसमें भी एक वातावरण क्रिएट किया जाता है और एक समस्या व्यक्ति के सामने होती है, प्रयोगकर्ता के सामने होती है और उस समस्या को लेकर वह नियंत्रित परिस्थितियों में एक परिस्थिति को डेवलप कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है और उस कंट्रोल परिस्थितियों में वह अपने प्रयोग को आगे बढ़ाता है। इस तरह से यह कैसी विधि है? वैज्ञानिक विधि है, वस्तुनिष्ठ एवं वैध है। वस्तुनिष्ठ विधि है क्योंकि इसका जो परिणाम है वो किसी भी परिस्थिति में एक समान रहते हैं। कैसे भी उसको जांचा और परखा जाए वो परिणाम एक जैसे ही आते हैं। तो इसे कैसी विधि कहा जाता है? वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। वैध विधि है क्योंकि वैज्ञानिक है इसलिए कैसी है? वैध विधि भी है। हाँ, इसको हम वैध विधि कह सकते हैं। यह शोध की विधि है। शोध की विधि, शोध का मतलब होता है कि नई सिद्धांतों और नई जानकारियां प्राप्त करना। तो इस विधि के माध्यम से भी व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करते हुए प्रयोगों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है और नई नई जानकारियां और नए नए सिद्धांतों का पता लगाया जाता है कि अमुक प्रयोग के माध्यम से ये नई जानकारी उसे प्राप्त होती है तो वो सिद्धांत बन जाते हैं और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह शोध की एक विधि है और एक उत्कृष्ट विधि है शोध की, जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार का पता लगाकर उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है। उन निष्कर्षों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित करने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति का व्यवहार किस तरह से परिमार्जित हो सकता है, किस तरह से व्यक्ति के व्यवहार को और अच्छा उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। शिक्षा समाधान की उपयुक्त विधि है। प्रयोगात्मक जो विधि है वो शिक्षा समाधान की उपयुक्त विधि है। तो शिक्षा समाधान की उपयुक्त विधि से तात्पर्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज काफी सारी समस्याएं, नवीन समस्याएं शिक्षा जगत में उत्पन्न होती रहती है। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए इस विधि के माध्यम से विभिन्न तरह के प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं और जो व्यक्ति है या बच्चे हैं उनके व्यवहार को परिमार्जित करने की कोशिश की जाती है। तो शिक्षा जगत की जो समस्याएं हैं उसके लिए बहुत ही उपयुक्त और बेहतर विधि है कौन सी? एक्सपेरिमेंटल मेथड। यह विधि संकलित आंकड़ों एवं तथ्यों के वैज्ञानिक विवेचन पर आधारित है। यह विधि संकलित आंकड़ों एवं तथ्यों के वैज्ञानिक विवेचन पर आधारित है। हाँ, तो इस विधि में क्या किया जाता है? संकलित आंकड़े यानी कि डाटा कलेक्शन, जिस पर भी हम प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी जो भी समस्या हम लेकर चल रहे हैं, जैसे कि कल भी हमने अध्ययन किया था कि व्यक्ति के या बच्चों के पाठ को सीखने की गति का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो कितने बच्चे पुरस्कार देने के उपरांत पाठ को त्वरित गति से सीख पाए या नहीं सीख पाए, उसका एक डाटा कलेक्ट किया। और ऐसे बच्चे भी थे जिनको कोई इनाम नहीं दिया गया था, उनका भी एक कलेक्शन प्रयोगकर्ता करता है और उसके बाद उन दोनों आंकड़ों की तुलना करते हुए वह अपना निष्कर्ष निकालता है। इसी तरह से नशीले पदार्थों के सेवन का प्रभाव का अध्ययन, सेवन के प्रभाव का अध्ययन व्यक्ति के ध्यान पर करना है। उसके व्यक्ति का ध्यान कैसे उसका डाइवर्ट होता है या नहीं होता है। तो दो समूह व्यक्ति प्रयोगकर्ता बनाएगा
और उसके उपरांत वो अध्ययन करेगा तो निश्चित रूप से वो ये जानने की कोशिश करेगा कि भाई किस तरह से जो उसके सामने आंकड़े आए हैं, दोनों तरह के जो आंकड़े आए हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत वह देखेगा कि हाँ इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है, जिस उपकल्पना को लेकर वो चला था, जो उसने उपकल्पनाएं बनाई थी, वो उन उपकल्पनाओं के आधार पर उसके निष्कर्ष आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उस आधार पर वह अपने प्रयोग को सिद्ध करने की कोशिश करता है, उसका सामान्यीकरण करने की कोशिश करता है। तो संकलित आंकड़ों और तथ्यों के वैज्ञानिक विवेचन पर यह आधारित विधि। तो हमने कहा कि एक कैसी विधि है, एक वैज्ञानिक विधि है और एक उत्कृष्ट विधि है शिक्षा जगत में, तथा साथ ही साथ सभी के लिए एक उपयुक्त और बेहतर विधि है। जो प्रयोगात्मक विधि है उसके माध्यम से हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में कर सकते हैं। अब बात आती है गुणों के बाद दोषों की, क्योंकि जिसमें गुण होते हैं उसमें कुछ दोष भी होते हैं। तो इस विधि के भी कुछ दोष हैं कि भाई ये विधि कहाँ इस विधि में खामियां हैं। तो सबसे पहली बात आती है व्यक्ति की समस्त क्रियाओं का अध्ययन संभव नहीं है, कि व्यक्ति की जो समस्त क्रियाएं हैं उन चीजों का अध्ययन इस विधि के माध्यम से संभव नहीं हो पाता है। हाँ, कुछ ही क्रियाओं का अध्ययन व्यक्ति किया जा सकता है, परंतु जितनी भी व्यक्ति की अलग अलग क्रिया विधियां हैं तो उन चीजों का अध्ययन इस विधि के माध्यम से संभव नहीं है। दूसरा बात आती है कृत्रिम वातावरण में परीक्षण होते हैं, निष्कर्ष प्रभावित होते हैं। तो इस विधि में प्रयोगकर्ता एक कृत्रिम वातावरण बनाता है, जिस तरह से प्रयोगशालाएं बनाई जाती हैं उसी तरह से इसमें भी एक वातावरण क्रिएट कर दिया जाता है और उस स्थिति में जो विषय होता है यानी जिसके ऊपर प्रयोग किए जा रहे हैं वो सावचेत हो जाता है, सावधान हो जाता है और उस स्थिति में वो अपना बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करता है। इस कारण से जो निष्कर्ष आते हैं वो प्रभावित होने की संभावना होती है कि हाँ निष्कर्षों में कुछ ना कुछ खामी रह सकती है, क्योंकि व्यक्ति जब ये देखेगा कि मेरे ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, मुझ पर प्रयोगकर्ता को प्रयोग कर रहा है, तो वो अपने अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करता है। इस वजह से भी जो रिजल्ट आते हैं उन्हें पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते वो वैध होंगे, वो विश्वसनीय होंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसी संभावना रहती है रिजल्ट में थोड़े से अप एंड डाउन होने की, कि रिजल्ट इस तरह से प्रभावित हो सकते हैं। अगली बात आती है खर्चीली, यानी कि महंगी विधि है, समय अधिक लगता है। हाँ, समय भी अधिक लगता है कि एक समूह पर हम प्रयोग कर रहे हैं तो समूह पर प्रयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता उसके सम्मुख जाएगा, बीच जाएगा और फिर एक वातावरण डेवलप करेगा, एक अपना, क्योंकि ये विधि कहती है कि नियंत्रित परिस्थिति बनाई जाएगी, एक वातावरण क्रिएट किया जाएगा जहां पर जिन पर प्रयोग करना है, जिन लोगों को प्रयोग करना है उन लोगों को रखना और उसके बाद उस पर जो आने वाला समय है वो अधिक खर्च होता है, तथा साथ ही साथ डाटा को कलेक्ट करने के लिए भी कई सारे उसको उपकरण तैयार करने पड़ते हैं, कई सारे सामग्रियां का निर्माण शुरू करना पड़ता है। उन चीजों को कलेक्शन में पैसे भी खर्च होते हैं और समय भी अधिक लगता है। इसलिए कहा गया है कि इसमें समय और व्यक्ति का समय अधिक लगेगा और पैसा भी ज्यादा लगता है, इसलिए इसे खर्चीली और महंगी विधि माना जाता है। मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये बात भी सही कि व्यक्ति की जो कहा कि पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर लेना, तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है, अलग अलग नेचर के व्यक्ति हैं और अलग अलग तरह की उनकी प्रकृति है, अलग अलग तरह की दशाएं हैं। तो उन चीजों को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, किस तरह से उन चीजों को लेके आया जाए, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो विधि है वो पूर्ण रूप से कहें कि
व्यक्ति का अध्ययन करने में थोड़ी सी असफल प्रतीत होती है, तो इसमें मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से नियंत्रित व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस विधि में पहले क्या होता था कि भाई इस जो होता है कि पशु पक्षियों का पहले अध्ययन किया जाता है और उसके बाद उसको मनुष्यों पर आरोपित कर दिया जाता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति को जो व्यक्ति है उसकी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो ये इस विधि के कुछ दोष हैं कि व्यक्ति का रिजल्ट निश्चित रूप से प्रभावित होगा कि अगर उसको कृत्रिम वातावरण में रखा जाएगा तो निश्चित रूप से वो रिजल्ट प्रभावित होते हैं और वो विश्वसनीय नहीं आ पाते हैं। तो हमने आज जाना एक्सपेरिमेंटल मेथड के मेरिट्स को, डीमेरिट्स को और उसके विभिन्न पदों को। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि प्रयोगात्मक विधि क्या है, प्रयोगात्मक विधि के पद कौन कौन से हैं और प्रयोगात्मक विधि किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह से इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसमें जो विभिन्न तरह के जो चर हैं उनका प्रयोग किया जाता है और उन प्रयोगों के आधार पर उनका प्रयोग करते हुए प्रयोगकर्ता उन चीजों अपने निष्कर्ष को निकालता है और निष्कर्ष निकालने के बाद उसका सामान्यीकरण करता है। तो निश्चित रूप से ये एक हम कह सकते हैं, हाँ दोष तो हैं परंतु इसमें गुण भी बहुत सारे हैं, दोष के साथ साथ गुण भी बहुत सारे हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो एक अच्छा मेथड है मनोविज्ञान में समस्याओं की खोजने का। तो स्टूडेंट आपने आज एक्सपेरिमेंटल मेथड को पढ़ा, इसके बाद हम कल इससे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।